तो आज हम शुरू करने वाले हैं कोशिका विभाजन। हम लोग कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्लेस्टिड्स के बारे में। प्लेस्टिड्स, और हमने पढ़ा था रसधानियां, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था हमने। प्लेस्टिड्स के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ, तो हम लोग लास्ट क्लासेस में हमने कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ा था, जैसे प्लेस्टिड्स पढ़े थे हमने हमने रसधानियां पढ़ी थी, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। तो मुझे बताइए प्लेस्टिड्स क्या होता है प्लांट में? तो लवक क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं पेड़ पौधों में, बताओ मुझे। प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले लवक का क्या नाम होता है? हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोफिल हम उसे कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने एक तो बेसिक ये पढ़ा था कि प्लास्टिड्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। मैंने बताया था जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो रंगीन लवक होते हैं या रंगीन प्लास्टिड्स होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो रंगहीन या श्वेत रंग के होते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके के लवक पौधों में पाए जाते हैं। और पौधों में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लवक कौन सा होता है? हरित लवक, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो है वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, यस मैम। इतना क्लियर था ना सबको? अच्छा, फिर हम लोगों ने ये रसधानियां पढ़ी थी, इसका क्या क्या रोल है, क्या कार्य होता है कोशिका में? हमने क्या पढ़ा था? क्या कार्य करती है ये, क्यों होती है कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं? मैम पदार्थों का संग्रहण। चलो गुड, ठोस या तरल पदार्थों का संग्रहण करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, पादपों में भी होते हैं रिक्तिका या नहीं होते? नहीं होती है मैम। बेटा होते हैं, उल्टा उसमें और बड़े होते हैं। मैंने यही बताया था कि जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में दोनों में रसधानियां पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में छोटी रसधानियां होती हैं और संख्या में ज्यादा होती हैं, जबकि पादपों में बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं और कम होती हैं। ठीक है, और यस दोनों मैम। में इसका कार्य यही है, कुछ तरल और ठोस पदार्थों का संचय करके रखना। ठीक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो उसको कोशिका उपयोग में ला सकती है। ठीक है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बता दो जल्दी से, ये तो बहुत आसान मैम है। स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का डीएनए, वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोगों ने बोली। और बताओ और क्या होता है? इसको कुछ पावर हाउस वगैरह कुछ कहते हैं शायद, क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? मैम उसे पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं पावर हाउस या क्योंकि कोशिकाओं को? मैम वो ऊर्जा का संश्लेषण है। गुड, ऊर्जा का संश्लेषण करता है। किसके रूप में बनाई जाती है ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? मैम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का संश्लेषण होता है, वो किसके रूप में होता है? क्या बताया था मैंने, जो ऊर्जा की इकाई कहलाता है? एटीपी के मैम। एटीपी, वेरी गुड बच्चों, ये कभी मत भूलना। ठीक है, ये आप आगे की कक्षाओं में जाओगे ना, तब आपको ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाना, वो एटीपी का ये जो निर्माण करता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आप लोग बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, बट अभी के लिए इतना याद रखना। ठीक है, तो ये आप सबको याद है कि अपना माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का संश्लेषण करता है, और जिस वजह से उसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, यस अच्छा, मैम। आप मुझे जल्दी से दो ऐसे कोशिकांगों के नाम बताओ जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। मैम माइक्रोकोन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा बोले आप? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम नहीं बेटा, क्रोमोसोम तो खुद ही डीएनए है। मैं कोशिकांगों के नाम पूछ रही हूँ। देखो मैंने आपको बार बार बताया, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक। केंद्रक मैम। चलो ठीक है, केंद्रक भी होता है, उसके अलावा एक और होता है, पादपों में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट बेटा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऐसे कोशिकांगों के नाम बताइए जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है, तो आप बोलोगे सबसे पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी चीजें ना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत पूछी जाती है। जैसे ये कोशिकांग जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है, एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको बताया था ना इनमें किस तरीके से सिमिलैरिटी होती है। ये जंतु कोशिका में या जीव जंतुओं में ऊर्जा का संश्लेषण करता है, और ये पादपों में करता है, क्लोरोप्लास्ट। पता है ना आपको, इसी से तो होता है प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट से। कोई डाउट तो है? डाउट तो नहीं है किसी को इसमें?
पता है ना ये सबको? तो ये दो ऐसे कोशिकांग है जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। केंद्रक में तो होता ही होता है, उसकी तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मेजरली सेल का सारा डीएनए उसके केंद्रक में ही होता है। बट ये दो ऐसे कोशिकांग है जिनके पास उनका स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ऊपर लिख लेना, कोशिकांग जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। उसका उत्तर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? लाइसोसोम मैम। नहीं बच्चे, लाइसोसोम में नहीं होता, राइबोसोम में होता है। आप लोग नाम से मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाते हो। लाइसोसोम को तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? और आंसर लिखो राइबोसोम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें लिख ली, ये वाली डीएनए वाली और ये प्रोटीन संश्लेषण वाली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? मैम वो अपनी कोशिका को खा जाते हैं। वेरी गुड, अपनी कोशिका को खा जाते हैं। कोशिका में टूट फूट की स्थिति में, यानी अगर कोशिका में कोई टूट फूट हो गई है उस स्थिति में लाइसोसोम लाइसोसोम स्वयं फट जाते हैं अपने अंदर उपस्थित पाचक एंजाइम्स को, ऐसे लिखो, अपने अंदर उपस्थित पाचक एंजाइम्स के द्वारा स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसलिए उन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका विभाजन से क्या समझते हैं, कोई बताएगा? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है कोशिका विभाजन से। वेरी गुड, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जैसे आप जब पैदा हुए थे तो छोटे से थे, है ना? यस मैम। और अब इतने बड़े हो गए, तो कैसे बड़े हो गए? धीरे कोशिका मैम, कोशिका का निर्माण हुआ। हाँ, नई कोशिकाओं के बनने से। तो नई कोशिका कब बनती है? जब पुरानी कोशिका विकसित हो जाती हैं और उससे ज्यादा और नहीं बढ़ सकती हैं तो कोशिका विभाजित हो जाती है। ठीक है। यस पहले मैम। आज जब एक बच्चा पैदा होता है तो छोटी छोटी उंगलियां होती हैं और साइज छोटा होता है, फिर बड़ा कैसे होता है? नई कोशिकाओं के बनने से। ठीक है। तो वो नई कोशिका, हमेशा नई कोशिका एक पहले जो कोशिका होती है उससे बनती है। कभी भी नई कोशिका जो है वो अपने से नहीं बन सकती। ठीक है। तो ये एक चीज बहुत ध्यान रखने की है कि कभी भी नई कोशिका अपने से नहीं उत्पन्न हो जाएगी, हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से बनती है। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जीवधारियों में वृद्धि हेतु कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया? आपके शरीर की वृद्धि नई कोशिकाओं के बनने से होती है। सेकंड पॉइंट है, नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन की क्या परिभाषा है, तो आप लिखेंगे कि नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की डेफिनेशन है, परिभाषा है, नई कोशिका प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। को कोशिका विभाजन और ब्रैकेट में लिख लीजिए सेल डिवीजन कहते हैं। तो अब ये अगर सेल डिवीजन की डेफिनेशन आए, कोशिका विभाजन की परिभाषा, तो लिख लेंगे, जब कोशिकाएं वृद्धि हेतु और ऊतकों की मरम्मत करने हेतु विभाजित होती हैं तो उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये जो विभाजन है ये भी कई प्रकार का होता है। जैसे कि आपको कहीं चोट लगती है, फिर थोड़े दिन में क्या होता है? ठीक हो जाती है। कैसे ठीक हो जाती है? नई कोशिकाएं उसकी जगह आ जाती हैं और पुरानी कोशिकाएं डेड होकर के निकल जाती हैं, है ना? तो धीरे धीरे जो चोट है वो ठीक हो जाती है। कभी आप कहीं अगर जल जाते हैं तो कोई क्रीम, ऑइंटमेंट या टूथपेस्ट लगा लीजिए तो वो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। फिर थोड़े दिन में आप देखेंगे कि वहां पर पुरानी खाल निकल जाती है और नई खाल आ जाती है। तो ये सब जो रिपेयरिंग होती है, जो बॉडी में टूट फूट होती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए भी नई कोशिकाएं चाहिए बनती हैं। तो इन सब को सूत्री विभाजन कहते हैं। और
एक दूसरी तरह का होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन जैसे मैम ने बताया आपको कि गुणसूत्र होते हैं, तो जिनमें गुणसूत्र आधे नहीं होते हैं वो सूत्री विभाजन है, और जहां पर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं वो सूत्री विभाजन। विभाजन है। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जैसे कि ये बताया गया कि प्रजनन हेतु प्रजनन अंगों में एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। इसमें एक मात्र कोशिका से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, संतति कोशिकाएं बनती हैं, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, आपका जो कुछ हैबिट्स या जो आप कुछ आपके समानताएं अपनी माताजी से और कुछ समानताएं अपने पिताजी से हैं, ठीक है। तो जब ये समझाया जाएगा कि ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तब आपको समझाया जाएगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आपकी माताजी से आते हैं और आधे आपके पिताजी से आते हैं। तो इसमें ये लिख लीजिए कि कोशिका विभाजन 2 तरह के होते हैं, दोनों के नाम लिख लेते हैं। एक पहला कौन सा हुआ? सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन, और दूसरा हुआ अर्धसूत्री। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एक में गुणसूत्र आधे नहीं हो रहे और दूसरे में गुणसूत्र आधे हो रहे हैं, ठीक है।